फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं, ये फोर्स अगर मैं इस लाइन को एक्सेस ऑफ रोटेशन कहता हूँ, इसे एक्स एक्सेस कह दूँ और इसे वाई एक्सेस कह दूँ, तो ये फोर्स एक्स और वाई के दरमियान लग रही है। देखना है फिर जब फोर्स दो एक्सेस के दरमियान हो तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लूँ, यहाँ ड्रॉप करूँ तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बनेगा और एक एफ साइन थीटा। यहाँ ट्राइंगल में बना लूँ तो ये एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिखी, रिजॉल्विंग फोर्स एफ इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सच दैट, पहला कंपोनेंट कौन सा बना, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा कौन सी लाइन पर है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पर, उस लाइन पर है। और एफ कॉस थीटा को अगर आप आगे देखें और पीछे की तरफ देखें तो वो किस में से गुजर रहा है, पाइवोट पॉइंट में से। और बात अभी हम दोबारा दोहरा रहे हैं कि वो फोर्स जो पाइवोट पॉइंट में से गुजरे उसका क्या ज़ीरो हो जाता है, टॉर्क ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाता है। तो फिर जब हमने एफ कॉस थीटा लिया तो एफ कॉस थीटा इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग आर, जो कि आर की सिमत में है। और जब उसकी सिमत में होगा तो फिर मोमेंट आर्म ज़ीरो। और मोमेंट आर्म की डेफिनेशन है, मोमेंट आर्म इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है। अब मोमेंट आर्म एफ कॉस थीटा फोर्स के कंपोनेंट का ज़ीरो है, उसकी वजह से टॉर्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि एफ कॉस थीटा और आर दोनों क्या हैं, एक ही सिमत में, और एक ही सिमत में मोमेंट आर्म ज़ीरो, इसलिए ये वाला कंपोनेंट टॉर्क पैदा नहीं करेगा। अब आ जाए दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और डायग्राम में देखें एफ साइन थीटा आर से 90 एंगल पर है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर, तो अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा, ये दोबारा इस कंपोनेंट की बात दोहराई जा रही है कि लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन फोर्स की जिस पर लगाई जाती है किस में से गुजर रही है, पाइवोट पॉइंट में से। सो मोमेंट आर्म एंड हेंस टॉर्क इज़ ज़ीरो, ये उसके लिए रिलेटेड था, हमने यहाँ लिख दिया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई दफ़ा आया है कि वाई टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा इज़ ज़ीरो, कि एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क ज़ीरो क्यों हो जाता है, तो उसकी रीज़न ये है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अब कौन से कंपोनेंट की, एफ साइन थीटा की, क्योंकि घुमाव तो पैदा होना है, तो घुमाव पैदा करने में पहला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा तो वो तो ख़त्म हो गया, अब बच गया एफ साइन थीटा जो क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये वाला कंपोनेंट और ये आर, तो इस फोर्स का ये आर क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। अब ये मोमेंट आर्म है तो फिर क्या पैदा करेगा, टॉर्क पैदा करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये बात आगे एक्सप्लेन करते हैं कि टॉर्क ड्यू टू फोर्स इज़ एक्चुअली ड्यू टू इट्स कंपोनेंट एफ साइन थीटा, के टॉर्क फोर्स की वजह से दर हकीकत उसके कौन से कंपोनेंट की वजह से पैदा हो रहा है, एफ साइन थीटा की वजह से। अब टॉर्क की डेफिनेशन होती है मोमेंट आर्म ज़रब फोर्स, तो मोमेंट आर्म इस एफ साइन थीटा का क्या बन गया, आर, तो मोमेंट आर्म आर फोर्स एफ साइन थीटा, तो क्या आएगा, आर एफ साइन थीटा। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई टॉर्क की। अब जिस तरह हमने रिजिड बॉडी में पहले फोर्स के कंपोनेंट बनाए थे, अब हम किसके कंपोनेंट बनाते हैं, आर के, और फिर देखेंगे कि इन आर के कंपोनेंट्स में से कौन सा कंपोनेंट मोमेंट आर्म बनना है, क्योंकि आर मोमेंट आर्म है तो उसके कंपोनेंट्स भी मोमेंट आर्म होंगे। तो फोर्स के कंपोनेंट भी फोर्स थे, इसीलिए आर के कंपोनेंट भी मोमेंट आर्म होंगे। तो आप देखें ये आर जो है ये यहाँ पर है, इस लाइन पर, जिसे एक्सेस ऑफ रोटेशन कहा है। अब जब आपको ये नहीं समझ आ रही हो कि इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, तो उसका आसान तरीका ये है कि इस वेक्टर के जो कि आर है, इसको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लें। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसका हर एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ हमने फ़र्ज़ करें एंगल क्या बना लिया, थीटा, जितना ये है इतना ये एंगल, और यहाँ एंगल बनाएंगे तो थीटा के सामने वाला होता है आर साइन थीटा, और जो ये वाली साइड है आर कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर रिजॉल्व किया, रिजॉल्विंग आर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स कौन कौन से बने, पहला आर कॉस थीटा,
और ये वो कंपोनेंट है, ज़रा डायग्राम में देखें, आर कॉस थीटा और एफ दोनों एक ही सिमत में। तो कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एफ, कि वो कंपोनेंट आर का जो किसकी सिमत में है, फोर्स की। और जब आर और एफ एक ही सिमत में हो तो फिर क्या नहीं होता, नो मोमेंट आर्म अगेन एंड हैंस नो टॉर्क इज़ प्रोड्यूस। तो इसका मतलब है इस फोर्स और अगर इस आर कॉस थीटा का टॉर्क देखें तो आर कॉस थीटा और एफ पैरेलल हैं, इसलिए क्या चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, टॉर्क मोमेंट आर्म के ज़ीरो होने की वजह से। अब दूसरा कंपोनेंट देखें, आर साइन थीटा, और ये कंपोनेंट डायग्राम में देखें, एफ ये है, आर साइन थीटा ये है, और इनके दरमियान एंगल देखें तो वो 90 नज़र आ रहा है आपको, जिससे साबित हुआ है इस फोर्स का ये आर साइन थीटा क्या बन गया, मोमेंट आर्म। तो फोर्स एफ मोमेंट आर्म आर साइन थीटा, इसलिए हमने लिखा आर साइन थीटा इज़ अ कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू फोर्स वेयर आर साइन थीटा इज़ अ मोमेंट आर्म। और टॉर्क होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, तो मोमेंट आर्म की जगह आर साइन थीटा फोर्स एफ, तो फिर क्या आया, आर एफ साइन थीटा। और ये वही वैल्यू आई जो हमने एफ के कंपोनेंट्स बनाने में और इसमें बनाने में, तो यहाँ दोनों में साइन थीटा आ गया। ये तो है टॉर्क की मैग्नीट्यूड। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप इसे, तो इस पर एरो लगाएंगे टॉर्क पर, क्योंकि टॉर्क वेक्टर होता है। जब टॉर्क वेक्टर है तो फिर इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, जो कि उसकी क्या बताएगा, सिम। और उस यूनिट वेक्टर का नाम हमने क्या रखा है, एन कैप। और अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट में बराबर होता है ए बी साइन, और साथ क्या आ जाता है, थीटा, और इनटू एन। तो देखें यहाँ पर ए की जगह आर आ गया, बी की जगह एफ आ गया, और साथ साइन थीटा और इंटू एन कैप। तो ये ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप किसको रिप्लेस कर रहा है, आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। तो वो बराबर था ए बी साइन थीटा एन कैप ए क्रॉस बी के, तो ये किसके बराबर होगा, आर क्रॉस एफ, जो क्या शो कर रहा है वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, कौन सी चीज़ है, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। क्यों, जब बॉडी घूमती है तो घुमाव में सेंटर से लेके सरफेस तक एक रेडियस आ जाता है, और यहाँ फोर्स लग रही है, तो फोर्स और रेडियस वेक्टर के दरमियान कौन सी चीज़ आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये लाइन जिससे गिर्द बॉडी ने घूमना है, इसे क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो इसलिए क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन और रेडियस वेक्टर फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड फोर्स वेक्टर। तो ये कौन सी चीज़ हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म की डेफिनेशन। अब उसके बाद एन कैप कौन सी चीज़ है, यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। एन जो है वो डायरेक्शन बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि आर और एफ के दरमियान है, जो टॉर्क है, और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आर और एफ है। तो देखें ये आर और एफ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर आर एक्स एक्सेस की तरफ है, एफ वाई एक्सेस की तरफ है, तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा वो किस तरफ होगा, जेड एक्सेस की तरफ होगा। तो इसलिए वही बात की कि आर और एफ प्लेन में है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई में दो वेक्टर्स हैं, तो एक्स और वाई प्लेन होती है। तो फिर इस प्लेन में जो आर और एफ हैं उनके परपेंडिकुलर होगा ये यूनिट वेक्टर, और उसे मालूम करेंगे कौन से रूल से, राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं कहूँ घुमाओ किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरी उंगलियाँ जिधर घूम रही हैं इस तरफ है, तो ये मेरा अंगूठा किसकी सिमत बताएगा, टॉर्क की, और वो होगा ये एन कैप। इसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं इसे देखूं तो अंगूठे की सिमत डाउनवर्ड आ जाएगी, जो क्या शो करेगा कि अब राइट हैंड रूल के मुताबिक एन जो है टॉर्क की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा अगर घुमाव भी उलट होगा। तो ये राइट हैंड रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। अब टॉर्क इज़ अ काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स ऑन रोटेशनल मोशन, कि जैसे फोर्स किसी भी हरकत के लिए ज़रूरी है उसी तरह टॉर्क भी रोटेशनल मोशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमने क्या कहा, काउंटर पार्ट, उसी जैसा लेकिन उसका मिलती जुलती चीज़, लेकिन पैदा क्या करेगी, रोटेशनल मोशन।
तो टॉर्क प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन के घुमाव की हरकत में टॉर्क बिल्कुल वैसे अपना किरदार अदा करता है जैसे फोर्स लीनियर मोशन में अपना किरदार। फोर्स लगाएं तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है, टॉर्क लगाएं तो बॉडी में घुमाव पैदा होता है। तो टॉर्क का काम भी मोशन पैदा करना है, फोर्स का काम भी मोशन पैदा करना है।